दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। आज हम क्लास 9 के हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आखिर क्यों हुआ। इसके कई सारे रीजंस हैं, जिनमें से प्रमुख रीज़न था जो छोटे भूमिहीन किसान थे, मजदूर थे, उन पर अत्यधिक कर लगाना, टैक्स लगाना। उनकी वजह से लोगों में जो है अविश्वास उत्पन्न हो गया। लोग जो है राजा के खिलाफ विद्रोह करने लगे, और इससे भी जो पुरानी जो राजशाही व्यवस्था थी, जो 14वीं 15वीं शताब्दी के अंतर्गत, उस टाइम पे राजा भी एक तरीके से निष्क्रिय था। जो यूरोप के हम इतिहास में थोड़ा नज़र डालें तो उस टाइम पे जो फ्रांस था, फ्रांस है, जर्मनी हो गया, जर्मनी, ब्रिटेन, इंग्लैंड, यहाँ पर जो राजा थे उनके हाथों में सत्ता नहीं थी। धीरे धीरे समय बदलाव हुआ। उस टाइम पे जो है धर्मगुरु, जो रोम शहर इटली में है, वहाँ पे धर्मगुरु के हाथ में पूरी की पूरी सत्ता केंद्रीकृत थी। धीरे धीरे राजाओं ने इसके खिलाफ बगावत किया, क्योंकि राजा जो है नाम मात्र का राजा होता था। असली जो सत्ता थी वो जो है चर्च के पादरी, पोप के पास, और साथ ही साथ सामंती राजा के पास होता था सत्ता। राजा केवल नाम के लिए राजा थे। धीरे धीरे राजाओं ने अपने हाथ में सत्ता को केंद्रीकृत करना शुरू किया। ये राज्य धीरे धीरे जो है केंद्रीकृत राज्य या राष्ट्र राज्य कहलाने लगे, जैसे कि फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया। ये सभी पहले रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। धीरे धीरे इन्होंने अपना खुद का निर्माण किया और अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में घोषित किया, और अपने यहाँ पर, अपने स्थान पे, अपने राष्ट्र राज्य में अपने हिसाब से स्वतंत्र राज्य करने लगे। राज्य को चलाने के लिए इन्होंने जनता पर, जो गरीब जनता थी, जो किसान थे, मजदूर थे, व्यापारी थे, उनको जो है अत्यधिक काम करने के लिए मजबूर किया। उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलने लगे, और टैक्स की भी जमाखोरी होती थी, क्योंकि जो अभी प्रथम स्टेट, वहाँ पर स्टेट के रूप में बांटा गया था। जो प्रथम स्टेट में जो है पादरियों को, वहाँ के जो धर्मगुरु थे, वे सत्ता में सर्वोच्च स्थान पर बैठे थे। उसके बाद फिर सेकेंड स्टेट जनरल आता है, ठीक है। इसमें जो है उसके रिश्तेदार, जमींदार लोग आते थे। फिर थर्ड स्टेट, जो सबसे नीचे क्वालिटी का था, वहाँ पे बिजनेसमैन, व्यापारी और वकील और डॉक्टर, ये सभी लोग आते थे, ठीक है। डॉक्टर, वकील, और इसके नीचे किसान आते थे, किसान, और उनसे भी नीचे जो थे वो भूमिहीन मजदूर थे, जिनके पास भूमि नहीं थी, भूमिहीन मजदूर।
तो सबसे ज़्यादा जो टैक्स का प्रभाव पड़ता था शासन के खर्चे चलाने के लिए, सेना के लिए, वो सबसे ज़्यादा मजदूरों को हानि पहुंचाता था। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट में उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होता था। स्टेट जनरल की सभाएं बुलाई जाती थी, तो पहला तो खुद यहाँ पर प्रतिनिधि हो जाते थे। पहले दूसरे वर्ग के लिए तो प्रतिनिधि की कमी नहीं थी, लेकिन तीसरे वर्ग के लिए जो कोई भी प्रतिनिधि नहीं होता था। इसमें जो है 600 लोगों की एक सदस्य टीम थी थर्ड स्टेट के लिए, और वे लोग जब अपनी मांगों के लिए, अपनी शिकायतों के लिए फ्रांस की संसद में पेरिस में जाते हैं, तो वहाँ पर उनका सुनवाई नहीं किया जाता। इस वजह से वे नाराज होकर बाहर चले आते हैं। ठीक है, उस टाइम पे जो कर लिया जाता था उसे टाइथ नाम दिया जाता था। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है, जब राजा सलाह के लिए तीनों स्टेटों को बुलाते थे तो हर एक स्टेट को एक एक मत का अधिकार था। इसका परिणाम यह था कि जो भी प्रस्ताव पहले दो स्टेटों को स्वीकार्य होता था वही पारित हो सकता था। इसमें लिखा गया है कि जो पहला और दूसरा स्टेट का जो भी कोई आदमी प्रतिनिधि कोई बिल पास कराना हो, कोई कानून लागू करना हो, तो सिर्फ इन दोनों की ही सहमति ली जाती थी, और सबसे ऊपर सर्वे सर्मा में राजा बैठा था और मनमाने तरीके से वो लोग राजपाट चलाते थे। इसकी वजह से जो थर्ड स्टेट में किसानों के लिए कोई प्रतिनिधि न होने के कारण किसानों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, किसान, भूमिहीन मजदूर। इसकी वजह से जो है राजा के किले पर आक्रमण किया जाता है, जो कि एक तानाशाही का प्रतीक था। वहाँ पर किले पर हमला करने के बाद वहाँ की प्रजा जो है स्थानीय जो क्षेत्रों पर अपना शासन चलाने लगती है, और फिर एक नए सरकार का गठन किया जाता है। 20 जून सन 1789 को ये प्रतिनिधि वर्साय शहर के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और शपथ ली कि जब तक राजा की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं होगा तब तक वे लोग चुप नहीं बैठेंगे। इस प्रकार से जो है अपने सत्ता को खोते देख फ्रांस के राजा ने अपने पड़ोसी देशों से मदद मांगा, आक्रमण करने के लिए उनको उकसाया। तो स्पेन की ओर से हमला हुआ, ब्रिटेन की ओर से, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया के ओर से फ्रांस पर हमला किया गया। तो जो क्रांतिकारी सरकार बनी थी, क्रांतिकारी सरकार, जो नई सरकार, जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की प्रतिनिधि में जो सरकार बनी थी, वो जो है इनको हराने में सफल होती है। उन्होंने बहुत ही एक नए तरीके से संविधान बनाया था, जिसमें पुरुषों को वोट देने का अधिकार निश्चित किया गया था कि 25 वर्ष से जो अधिक है जिसका उम्र, वो वोट दे सकता है। ठीक है, सरकार बनाने में अपनी सहायता कर सकता है, लेकिन सिर्फ संपत्ति वालों को। इसमें जो है महिलाओं, बच्चों और जो है भूमिहीन, संपत्तिहीन लोगों के लिए कोई अधिकार का उल्लेख नहीं मिलता है। इस वजह से ये सरकार भी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई थी, ये जो क्रांतिकारी सरकार बनी थी। कुछ वर्षों में ही इसका भी पतन हो गया। रोबेस्पियर ने 2-3 वर्ष तक ही शासन चलाया, उसके बाद फिर उसका भी जो है खत्म हो जाता है शासनकाल। 2 ही वर्ष चलाया उसने, 1792 से 1794 तक 2 ही वर्ष चलाया। इस टाइम पे ये देखा जाता है कि फ्रांस में एक तरीके से तो लोकतंत्र की नींव पड़ चुकी थी, लेकिन पूरा तरीके से लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल पाया था। जो आम नागरिक थे, फीमेल थी, बच्चे थे, उनको जो है नागरिक का अधिकार नहीं मिल पाया था उस टाइम पे। और जो रोबेस्पियर शासक बना, उसने बहुत ही ज़्यादा कठोरता से जो है नियम लागू करना चाहा।
वो जो भी ऑर्डर नहीं मानता था क्रांतिकारी सरकार का, उसको उसे सीधा मृत्युदंड देने का फैसला लिया था उसने हर एक चीज़ की कीमत निर्धारण कर दी। छोटे से छोटे रोटी, पाव, अनाज, चावल, गेहूँ, इन सब की कीमतें जो है निर्धारित कर दी और सेना को सशस्त्र बनाया। एकदम सेना को पावरफुल बनाकर आसपास के जो पड़ोसी देश से उनसे युद्ध किया और जो है अपने क्रांतिकारी सेना और शासन को मजबूत बनाया। हर एक के ज़रूरतों का ध्यान रखा, लेकिन उसके जो समर्थक थे वे भी उससे नाराज़ हो गए और उन्होंने जो है रोबेस्पियर को जो है उस पर मुकदमा चलाकर उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई और उसको फांसी दे दी गई। इस प्रकार से जो है रोबेस्पियर की सरकार का अंत हो गया और इसके बाद बहुत समय तक उथल पुथल चलता रहा। उसके बाद फिर जो है नेपोलियन आया। नेपोलियन जो है रोबेस्पियर की सत्ता के 9 साल बाद आया। रोबेस्पियर की तरह वह भी जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। उसने सर्वप्रथम सेना को बहुत बड़ा बनाया और जो अपने जनता थे, जो अपनी प्रजा थी, उनके लिए निर्धारित किया कि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति, चाहे मेल हो या फीमेल, हर एक को वोट डालने का अधिकार रहेगा। चाहे वो लड़का हो या लड़की, हर किसी को, चाहे उसके पास संपत्ति हो या ना हो, उसे जो है वोट डालने का अधिकार रहेगा। इस प्रकार से और हर एक चीज़ों की कीमतें निर्धारित कर दी और जो है उसने विश्व विजय की कामना रखते हुए आसपास के सभी राज्यों पर एक विश्व विजय अभियान शुरू कर दिया। वो चाहता था कि जैसे फ्रांस में लोकतंत्र स्थापित हुआ है, वैसे ही पूरे यूरोप और पूरे विश्व में लोकतंत्र स्थापित हो। इस वजह से उसने आसपास के सभी देशों में स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, इटली, ग्रीस, यूनान, तुर्की, यहाँ पर जो है अटैक करना शुरू कर दिया और जो पुराने राजशाही थे उनको ख़त्म करते चले गए। तो जो विद्रोही दल थे वे उनका साथ देने लगे, जो छोटे छोटे विद्रोह करके राजशाही को उखाड़ना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे फ्रांस की सत्ता की निरंकुशता देखकर उन्हें भी फ्रांस से खतरा लगने लगा और फिर उन्होंने भी फ्रांस का साथ देना छोड़ दिया नेपोलियन का। और जब वो जो है रूस पे अटैक करने जा रहा था, जब उसने यूराल पर्वत पार किया और रूस में लड़ाई हुई, तो वह जीत नहीं पाया। वहाँ की सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाए उसकी सेना, वहाँ की ठंड को, और फिर वहाँ से हार का सामना करना पड़ा और एक के बाद एक धीरे धीरे वो हारते गए। इस प्रकार से जो है फ्रांस अपने आप को लोकतांत्रिक सत्ता के रूप में स्थापित कर पाया था उसी टाइम पे, 1789 के टाइम पे। 1789 से 1792 में उनका जो है लोकतंत्र शुरुआत हुआ था और 1816 के अंत तक आते आते जो है नेपोलियन की भी सत्ता चली गई थी। तो इस प्रकार से आपको, आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये वीडियो, जिसमें हमने जाना कि फ्रांस का किस प्रकार से एक लोकतांत्रिक सरकार के रूप में गठन हुआ और वो भी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित होकर किया गया था। लेकिन उतना अच्छा सुधार नहीं आ पाया उस टाइम पे लोगों के जनजीवन में और थोड़े ही हद तक लोगों को आज़ादी मिली और इसके बाद फिर और कई विश्व युद्धों का रूप लेता गया। थैंक्स।